नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, गुरुजी महाराज की संगत की तरफ से मीनाक्षी बेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी बेदी जी गुरुजी महाराज की और संगत हैं, महाराज से मिली हुई हैं। आइए हम सब मिलकर इनके सत्संग सुनते हैं। ओवर टू यू मीनाक्षी बेदी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी। महाराज का, बहुत जय बहुत गुरु। शुक्राना। जय गुरु जी वासन अंकल। आंटी आंटी आपको आपको देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज जरा वीडियो खोल लीजिए। जय संगत देखना चाहती है आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देख जी, जय गुरु लीजिए। जी। हाँ जी, रुकिए मैं देखती हूँ हाँ जी, कैसे। जय गुरु जी। हाँ जी। हाँ, ये है। हाँ, अब मैं दिख रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ Yes. जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। महाराज का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। एक और बारी मौका देने का, अपनी उस्तत करवाने का। आपकी टीम का, वासन कल आपका शुक्राना, सबका शुक्राना ये मौका देने के लिए। मैं थोड़ा सा आंटी जरा थोड़ा सा तेज बोलेंगे जरा। हाँ जी, अभी हाँ जरा जी, वॉल्यूम लो था आपका। थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ हाँ जी जी, सर। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, ये मौका देने का। आपकी टीम का, मल्टीलिंगुअल टीम का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं स्टैंडर्ड अपना सत्संग कोशिश करूंगी शेयर करने का शुरू से आज। तो चाहे रिपीट हो रहा है, लेकिन हुक्म हुआ है तो शुरू से सुना दूंगी मैं नहीं, आपको। बिल्कुल शुरू से हम सब हाँ, शुरू से सुनेंगे, और जितनी बार भी आप सुनाओगे तो उतना ओवर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो महाराज जी चंडीगढ़ आए थे, पहले डुगरी से, कुछ देर पंचकुला में रहे, फिर 33 सेक्टर में 97 में, आई थिंक 96 97 में 33 सेक्टर में शिफ्ट हुए थे। मेरे इन लॉज 36 सेक्टर में रहते थे। तो मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में बहुत सीरियस तकलीफ थी, बहुत सीरियस तकलीफ थी। तो उनको किसी ने अ, बताया महाराज के बारे में कि 33 सेक्टर में एक महापुरुष आए हैं, वो लोगों की काफी हेल्प कर रहे हैं, आप भी वहीं क्यों नहीं जाते। तो मेरे फादर इन लॉ बड़े वो कहते हैं ना, प्रॉपर गुरसिख थे। तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था किसी देहदारी गुरु के पास जाना। मेरी मदर इन लॉ को तो मजबूरी बहुत थी। वो उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने हस्बैंड को, समहाउ ये लोग महाराज के पास 33 सेक्टर गए। और इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने फैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं किया कि बहुत मजाक होएगा सिख फैमिली में, तो ये किसी गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हैं। किसी को पता नहीं था, बच्चों को भी पता नहीं था, स्पेशली मेरे हस्बैंड को नहीं पता था। उस जमाने में वो बड़े हाई हेडेड और अलर्ट होते थे, यंग, वो जवानी का करारापन। तो बेटे को तो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं बताया था। लेकिन मेरे फादर इन लॉ के मन में किंतु परंतु बहुत चलता था। महाराज उनको कभी कह बड़ा ताने देते थे, लेकिन वो किंतु परंतु उनको छोड़ता नहीं था बहुत देर तक। तो मम्मा के घुटने जुड़े हुए थे बहुत छोटी उम्र से। जब वो महाराज की फर्स्ट या सेकेंड, महाराज जी माफ करना मुझे याद नहीं कि कौन सी हाजिरी थी उस दिन उनकी, दूसरी तीसरी हाजिरी रही होगी, मैं गेस कर रही हूँ। तो उन्होंने रियलाइज किया, वो अपनी आलती पालती मार के कंफर्टेबली बैठ गई हैं। और सडनली उन्होंने अपने हस्बैंड को साइड में बोला कि रंजीत, मैं, मेरे घुटने खुल गए हैं। और वो रोने लगी। तो महाराज ने अपने सिंहासन से पापा को बोला, बेदी अंकल कुछ किंतु परंतु कम हुआ। पापा और मम्मा का कहते हैं ना कि कर्म जो है ये माँ बाप के भी, पुरखों के, कम्युनिटी के, सिटी के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब है ये। मेरे जो फादर इन लॉ के पेरेंट्स थे, उनका भजन सिमरन बहुत तगड़ा था। मतलब उनके नाना सुबह ट्रेंच में घुस जाते थे अपनी जमीन में, उन्होंने एक गुफा टाइप एक कमरा बनाया था, वो शाम को निकलते थे, इतना भजन सिमरन था उनका। इनके पेरेंट्स के भी गुरु थे, उनका भी बहुत भजन सिमरन था। तो पापा का भी
ठीक ठाक भजन सिमरन था। तो वो सर्विंग ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। पापा उनको बहुत प्यार, गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत बार बार चरणों की सेवा के लिए बुलाते थे। वो आज हमें समझ आता था, क्योंकि पापा इतने ज्यादा फिट आदमी थे कि आदमी सोचता था कि इनको चरणों की सेवा के लिए तो बुलाते हैं, पर इनको तो कभी लाइफ में कोई जुकाम भी नहीं हुआ। लेकिन लेटर स्टेज पे महाराज उनको टांगों की, अपनी सेवा के टांगे दबाने के लिए बहुत बुलाते रहते थे। अब हमें समझ आया, जब उनका लास्ट स्टेज आया था, 85 के थे उस टाइम, उनको एक ब्लड में काइंड ऑफ एक माइल्ड कैंसर डायग्नोस हुआ, ब्लड कैंसर। CLL कहते हैं उसको, बड़ा स्लो ग्रोइंग होता है, जिसकी तकलीफ उनको आखिरी दम तक महसूस ही नहीं हुई। कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ 3 दिन उनकी टांगों में दर्द हुआ, जो वो 10 या 2% रह जाता है ना संगत जी। नॉर्मल आदमी को वो डिजीज के साथ वो 8 साल बिल्कुल, हाँ 8 साल से भी ऊपर हेल्दी रहे, और बिल्कुल अकेले रहते थे, सोशलाइज करते थे, गोल्फ खेलते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे उस डायग्नोसिस के बावजूद। आज हमें समझ आता है महाराज कितनी दया करते हैं। क्या पता उनको फुल फ्लैश ब्लड कैंसर होना था, उसको उन्होंने CLL में कन्वर्ट कर दिया कि वो सेल इतनी स्लो ग्रोइंग थी कि 25 years के बाद वो असर में आती। लेकिन तब भी टुवर्ड्स द एंड पेशेंट्स को तकलीफ होती है, वो तकलीफ भी पापा को नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन उनकी टांगों में दर्द रहा, और तब मुझे समझ आया कि महाराज उनको अपनी टांगों की सेवा क्यों देते थे। और सबके सामने बोलते थे कि ये बड़े ईमानदार अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं। उनको फौज के ईमानदार लोगों के साथ, जो ईमानदारी से फौज में काम करते थे, गुरुजी को उनके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता था। क्योंकि तब की फौज में, और मोस्टली आज की फौज में भी, चोरी के कोई चांस ही नहीं होते। आपको अपने नौकरी, अगर आप चाहें तो बिल्कुल दिल से, लेकिन तब भी कम से कम आप चोरी नहीं कर सकते। तो बहुत हलाल खाते थे फौजी तब के, तो महाराज को उनके लिए बहुत प्यार होता था। और हमारे पापा तो बहुत ही ईमानदार आदमी थे, उनके फादर भी हद से ज्यादा ईमानदार। तो पापा, सॉरी मैं अपनी स्टोरी बनाने लग गई हूँ, सॉरी। जो जो महाराज अब बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाराज का जब वो प्यार और लाड भी आता है, उसकी भी एक बैकग्राउंड होती है। जैसे मुझ जैसे को लगता था कि भैया हमें क्यों नहीं इतने लाड करते जितने पापा को करते हैं। तो कुछ रीजन होगा उनका, अगला पिछला कुछ ऐसा था कि चाहे वो उनके मन में किंतु परंतु था, लेकिन आत्मा इतनी साफ थी कि गुरुजी उनको बहुत प्यार देते थे। उनकी वजह से ही हमें भी रियायतें मिली, आगे हमें भी महाराज ने बख्शा, क्योंकि हम उनके बच्चे थे। ऐसे में ही एक बारी रक्षाबंधन होता है, तब उस टाइम सब लोग महाराज को राखी बांधते थे, तो लेडीज। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मम्मा हो गई बीमार, तो वो जा नहीं पाए राखी बांधने। उनको दिल में बड़ा मलाल दुख रहा कि सबने राखी बांध ली, गुरुजी को मैं नहीं बांध पाई। उन्होंने पापा के थ्रू भेजी थी शायद। लेकिन जब सुबह उठी, घर हमारा 36 सेक्टर का बंगला, इट वॉज फुल ऑफ गुरुजी's फ्रेगनेंस। तो फ्रेग्रेंस, जब मम्मा उठते ही बोलने लगे गुरुजी आए सी, गुरुजी आए सी, गुरुजी की खुशबू है। तो और जब वो अपने बेडरूम से निकले तो देखा कॉफी टेबल पे एक दिव्य राखी, जरदोजी की, रेड कलर की। सॉरी मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि आप हैरान होंगे कि मैंने सोचा था वो राखी मैं संगत को दिखाऊंगी। जितनी चीजें गुरुजी ने मम्मा पापा को ब्लेस की थी, वो हमारे घर से गायब हो गई संगत जी। जब वो गुजर गए दोनों मियाँ बीवी, ना वो राखी मिली, ना वो घड़वी मिली जिसमें महाराज ने अपना सांस भरा था, ना वो बुक मिली जो उनको साइन करके ब्लेसिंग्स ऑलवेज दी थी, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। मुझे बुरा लगा कि हाय वो चीजें कहाँ गायब हो गई। ये रूहानी गिफ्ट जो होते हैं, ये हेरिडिटी दुनिया की गिफ्टों की तरह नहीं होते कि आपने जायदादें पास ऑन कर दी। जायदादें तो पास ऑन हो जाती हैं, महाराज की ब्लेसिंग्स एकदम एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो है उसी के लिए है।
इसलिए जब हम सत्संग शेयर करते हैं उसमें भी हम फॉर्मूला एक का दूसरे पे लगाएं, किसी को बोला राइस बंद कर दो, सभी अपना चावल छोड़ दें, वो नहीं चलता, उनका 1 to 1 रहता है। तो इसलिए मैं आपको वो चीजें अब दिखा नहीं पाऊंगी जो महाराज ने हमें ब्लेस करके दी थी, वो राखी। और फिर उन्होंने गोरखे को पूछा, अभी घर हमारा लॉक था, सुबह 5-6 बजे उठते थे, अंदर से लॉक्स थे, मेन गेट पे ताले लगे होते थे, वो सब बंद था। तो उन्होंने तब भी बहादुर को बुलाया, बोला बहादुर कोई आया था? तो वो बोलने लगे, मैडम जी दरवाजों के तो अभी लॉक खोले ही नहीं मैंने, लेकिन कोई गंजे से आदमी निकलते दिखे। इस सत्संग को महाराज जी टेलीपैथी वाला सत्संग कहते थे। ये सत्संग मेरी प्रेजेंस में भी महाराज ने मम्मा को शायद मम्मा को बोला शेयर करने को। और जब मैंने वो शेयर करने में ना महाराज को इम्प्रेस करने के लिए ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, मैंने बीच में ना 1-2 सेंटेंस बोलने की कोशिश की कि मेरा भी ना गुरुजी के साथ रैपो सब बन जाए। मेरा वक्त नहीं था, मेरे कर्म बहुत भारी थे, पता नहीं क्या क्या करके आई थी मैं, पता नहीं मेरे सास ससुर के ही कोई पिछले अच्छे कर्म थे जिनकी वजह से कम से कम मैं उस दरबार में घुस पाई, मेरी अपनी तो वो थी नहीं। तो महाराज इतने प्यारे, उन्होंने मुझे डांटा नहीं कि आपको नहीं सत्संग शेयरिंग को बोला, आपकी सास को बोला है, उनको ब्लेसिंग की आवश्यकता थी उस टाइम। महाराज महाराज जाने, या मेरा अभी हर हल्के इतने कर्म नहीं हुए थे, मेरा समय नहीं था। तो मुझे हाथ जोड़ के बड़े प्यार से सत्संग शेयर हो रहा था, लेकिन आंखों आंखों में उन्होंने आज्ञा दी और हाथ जोड़ के बता दिया कि नॉट यू। तो मैं चुप हो गई, मुझे शर्म बड़ी आई। तो ये इस सत्संग का फिर ऐसे ही मामा पापा जाते रहे। वो दिन उनकी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन थे, बड़ी खुशियों खुशकिस्मतियों के दिन थे वो। उनकी जिंदगी इतनी सुंदर हर साइड से हो गई थी और चल रही थी। ऐसे में क्या होता है कि उन दिनों मम्मा जाती रहती है पापा गुरुजी के पास, और मेरे हस्बैंड फ्लायर थे, वो भी एयरफोर्स में सर्विंग पायलट थे। मेरे फादर इन लॉ एक रिटायर्ड सीनियर फाइटर पायलट थे। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम इंस्ट्रक्टर थे, यंग इंस्ट्रक्टर थे इलाहाबाद में, जिसको आजकल प्रयागराज बोलते हैं, जहाँ गंगा बहती है, संगम है। तो यंग पायलट थे, वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उनके साथ को पायलट दूसरा लड़का था, और उनके जहाज में बड़ी मेजर खराबी आ गई, और उसमें इजेक्शन सीट ये सब नहीं था उस जहाज में, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। तो मेरे हस्बैंड को एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ करना पड़ा। उन्होंने आरटी कॉल दी हेडक्वार्टर को, जिस जहां भी केटीसी को, कि हमें रेस्क्यू करने आ जाना, हो सकता है जहाज हम ऐसे बंद कर रहे हैं कि गंगा में गिर जाए, अगर गिर जाए तो हमारे बचने का चांस रह सकता है, हो सकता है। और उन्होंने थोड़ा गंगा के आसपास ही जहाज बंद कर दिया, अपनी कैलकुलेशन में कि थोड़ा ग्लाइड अगर हुआ, जहाज गिरते गिरते हो सकता है गंगा में गिर जाए, और हम स्विम करके किसी तरीके से जहाज खोल के बाहर पानी में कूद के बच जाएं। मगर संगत जी ऐसा नहीं हुआ, जहाज चलता ही गया, जहाज लैंड हो गया। जलता हुआ जहाज, कुछ दिन पहले हमारे उस टाइम के कोई कुलीग आए थे, 5-6 दिन पहले ही, वो हंस रहे थे वो याद करके कि लोग बोल रहे थे कि जलता हुआ जहाज, जलता हुआ धुएं वाला जहाज लैंड हो गया। और बंद जहाज उड़ा, रनवे वापस पहुंचा और लैंड हुआ। मेरे हस्बैंड सही सलामत उसमें से निकले, वो को पायलट सही निकला, और जहाज भी नहीं जल के फटा, वो भी रिपेयर हो गया बाद में, लेकिन धुआं निकले जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि अभी अभी आग लगेगी इसमें, पीछे से धुआं निकलता हुआ जहाज लैंड हुआ था। अब संगत जी मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं, बहुत लाडले बेटे अपने माँ बाप के। तो वो कभी नहीं चाहते थे, उनकी मदर चाहती नहीं थी पहले वो पायलट बने, उन्होंने जबरदस्ती पायलट बने। फिर वो कभी नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स को उनकी टेंशन 24 घंटे माँ को रहे, स्पेशली वो परेशान रहे, तो ऐसी कोई चीज उनके साथ कभी शेयर नहीं करते थे। तब की एयरफोर्स बहुत सीक्रेट, ऐसी चीजें गतिविधियां बाहर मीडिया पे रीलें, ये वाला तो 28 साल पहले जमाना नहीं था कि रीले बन रही हैं, हर किसी को छींक आ गई, चाय का कप वप पी लिया उसकी भी रील बन रही है। ये तो फौज की चीजें तो बहुत ही पर्दे में रहती थी, और बहुत अच्छा रहता था अपनी सिक्योरिटी के लिए, कंट्री की
अब तो सब एक खिलवाड़ सा बन गया है। तब की एयरफोर्स ऐसी नहीं थी, ये बहुत ही, इवन वाइफ को, जबकि मेरी हेल्पर जो थी वो दौड़ते दौड़ते आई, उसे रन भी दिखा था, तो उसने बोला साहब के जहाज में आग लगी है, वो लैंड हो गए साहब के जहाज में आग। तो तब भी मुझे भी पूरा कुछ पता नहीं था, मुझे भी कुछ बताया नहीं गया था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड की बड़ी शाबाशी हुई, उनका शौर्य चक्र के लिए नाम गया, लेकिन उन्हें वो शौर्य चक्र नहीं मिला। सरकार ने बोला साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है और हम इस साइटेशन को मान्यता नहीं दे सकते। तो वो तो मैं आपको बाद की बात बता रही हूँ। लेकिन इस दौरान पापा का फोन आता है मेरे हस्बैंड को, और वो ताज से पूछते हैं, मेरे हस्बैंड का शॉर्टकट का नाम ताज है, हिज नेम इज सरताज। क्या हुआ था, इन पंजाबी, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, तो ताज ने गोलमोल करके बोला ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल पापा, सब ठीक ठाक तो है, अब थोड़ा बहुत जहाज में खराबी आ गई थी कवर अप करने के लिए, वो सब ठीक है, लैंड बैंड हो गया, मैं भी बच गया, पूरा पायलट भी बच गया, और सब ठीक है, मेरा तो अवार्ड के लिए नाम गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये गुस्सा आ रहा था कि मेरे बूढ़े बाप को किसने ये बता दिया, अब वो आगे वरी करेंगे। तो बोलने लगे, एंड में फोन रखते थे, पापा मुझे बताइए आपको किसने बोला। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पापा के मुंह से निकला, मुझे गुरुजी ने बताया, हम यहाँ एक गुरुजी के पास जाते हैं, उन्होंने हम तेरी माँ को बोला, बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पिठ नीली हो गई है, जा गाया नु गुड़ ते चना खिला ते शुक्राना कर। ये मेरे महाराज की पहली कृपा हमारे पूरी फैमिली पे, स्पेशली मेरे पे। मैं अर्ली 20s में थी, छोटी सी लड़की थी, माइग्रेंट कश्मीरी लड़की थी, कह लो तो गरीब लड़की। अगर मेरे उस उम्र में सुहाग को कुछ हो जाता, मेरी छोटी सी एक बेटी थी, मैं कहाँ भटकती फिर रही होती आज। महाराज ने पता नहीं कैसे मेरे पे तरस खाया और मेरे हस्बैंड को लाइफ बख्शी, शुक्राना मेरे महाराज का। फिर मेरे हस्बैंड की अकल देखो, बोलने लगे देखो कितना शातिर गुरु है, कितनी अंदर की खबरें ये पता कर लेते हैं, इनका नेटवर्क कितना तेज है, कहीं से पता करके मम्मा पापा को इम्प्रेस कर रहा है। ना हमारे इतने अच्छे कर्म कि महादेव के दर्शन को जाए, ना इतने अच्छे कर्म कि उनको शुक्राने करें, कुछ नहीं जी, सिर्फ उनका नाशुक्री में ऐसी ऐसी बकवास बातें करी मेरे हस्बैंड ने, और बात खत्म। फिर संगत जी कुछ देर बाद, कहते हैं ना गुरु भगवान पहले, महाराज तो हमारे स्वयं निरंकार हैं, तो पहले आपके ऊपर कागज की बौले मारता है ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, जब नहीं जाता तो कंकर फेंकना पड़ता है कभी। तो वो एक कंकर हमारा इंतजार कर रहा था, एक बड़ा थप्पड़। हमारी बेटी थी 2.5 साल की, और इस बच्चे में मेरे पति के प्राण बसे, मतलब पागलपन तक, बच्चे सबको प्यारे होते, बट वो एक मैडनेस थी उनको उस बच्चे के लिए। मतलब 9 आवर्स में ना फोन पे टाइम करती थी, फोन पे नहीं, अपनी घड़ी पे, कि कितने घंटे इसके साथ खाए पिए बोले बिना खेल सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इस बच्चे को 9 9 घंटे उस बच्चे को निहारते थे, अपनी बेटी को, इतना जुनून उनको उसका। और वो जो हमारी बेटी थी, उसको कुछ ऐसी डिजीज हो गई कि उसकी दोनों किडनीज फेलियर में चली गई, जो वो छोटे बच्चों की डिजीज होती है, मगर उसमें 5% बच्चे वो होते हैं जो मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं देते और बचते नहीं। उसको सेप्टिसीमिया, उसके सारे ब्लड में इंफेक्शन हो गया, और वो मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम पीजीआई गए, एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, एशिया के बेस्ट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन हर जगह से नाउमीदी। अब हम इतने परेशान, उस टाइम तो हम माँ बाप के पास ही पहुंचे थे, उन्होंने ही हेल्प की, इन बड़े बड़े डॉक्टरों हर चीज की, लेकिन हर जगह से कहीं से कोई उम्मीद नहीं हो रही। उस टाइम मम्मा पापा ने मुझे और सरताज को बहुत सारे महाराज के सत्संग सुनाए, और बोला हिम्मत मत हारो, अभी हमारे महाराज जी का दरवाजा खुला है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उस टाइम तक हमारे महाराज जी चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट पहुंच चुके थे। हम इस मरते हुए बच्चे को लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे।
मेरे मन में पता नहीं, अब मेरे मन में किंतु परंतु चल रहे थे कि अब ससुराल वालों के गुरु तो कभी अच्छे लगते नहीं हैं। वो अकल भी नहीं होती, कर्म भी नहीं होते ऐसे। तो लगता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। मुझे शौक था कि राधा स्वामी महाराज जी का नामदान मुझे मिले, क्योंकि मुझे लगता था कि लिविंग गुरु और नामदान के बिना आपका पार उतारा हो ही नहीं सकता। तो मेरे को सिर्फ राधा स्वामी महाराज जी की वो लगी हुई थी, उनके साथ होगा मेरा किसी जन्मों का, कि राम के घर में काम करें सब संत। संत तो वो हैं ही, और संत महाराज के घर में यहाँ वही काम चला रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज स्वयं भगवान हैं। तो अब मेरा अभी उतना ऊंचा कर्म नहीं हो रहा होगा कि एकदम महाराज की पूर्ण शरण में आऊं। इतनी उन्होंने दया कर दी कि बुला लिया। मैं गई, आधे कच्चे मन से जा रही थी, घुसी वहां, लेकिन महाराज की पादुकाएं, महाराज के वेलवेट की जूतियां, ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर थी उनके आसन के नीचे, लेकिन पैर ऊपर थे। अभी तक मुझे दुख रहता है, मेरे को मौका क्यों नहीं मिला, मेरे कर्म इतने अच्छे क्यों नहीं थे कि मैं गुरु जी के पैर चूम पाती। मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, बट शुक्र है कि मैंने उनकी पहनी हुई वो जूतियां चूम ली। तो सिर खुद ही झुक गया, जूतियां चूम ली, बैठे। लंगर में बहुत मिर्च थी क्योंकि कर्म बहुत भारी थे। कर्मों के बारे में कुछ पता नहीं था कि कर्म क्या होते हैं, कोई कैसे काट सकता है, सिर्फ एक दृष्टि से ही काट सकता है। हमें तो सिर्फ लगता था ना लॉजिकली कि हर चीज में एक टेक्निक है, एक कुश्ती लड़नी है, बहुत मुश्किल है, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। यही आसपास जो आप देखते हैं, हमारे दयालु गुरु जी ने कितना आसान बना रखा था कि अपनी कमाई दे दे के, अपने कमजोर बच्चों को अपनी कमाई दे दे के समोसे और जलेबी खिला खिला के उनके इतने पाप काट के उनको ढो रहे थे वो। तो इतना आसान तो हम रिलेट नहीं कर पाते, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट दैट इज व्हाट इज ट्रू। तो लंगर खाया, बहुत मिर्च लगी, लेकिन एक्टिविटी बहुत थी अंदर। तो उसके लिए इसके लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अकल के दायरे में जब आदमी सोचता है, माइंड की और लॉजिक की, तो अपनी ही इतनी कहानियां बना रखी होती हैं, अपने मन में इतनी गांठें बना रखी होती हैं। वो महाराज अपने लंगरों से अपनी मिर्चें लगा लगा के ना वट करते हैं, वो वट निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, वो मिर्चें खा के निकलते थे वहां। और मुझे हमेशा लगता था यार ये हल्की मिर्ची कम क्यों नहीं डालते लंगर में, इतनी मिर्ची क्यों डालते हैं। तो समहाउ आंखों से पानी निकल निकल के वो खा लिया हमने। और पापा ने गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बच्चे को ये है, कुछ करो। तो गुरुजी ने बोला 7 जुलाई बड़े मंदिर आना, कल्याण हो जाएगा। ये गुरुजी की एक्स्ट्रा काइंडनेस थी, उनको समझ आ गया था कि ये जो बच्चे हैं इनके कर्म बहुत भारी हैं, ये एक हाजिरी से इनके काम नहीं होने। ये जो मेरी बेटी का काम था वो तो महाराज ने उसी लंगर में कर दिया। जब वो लंगर खा के हम वापस चंडीगढ़, शायद हम 2 दिन रहे थे, 1-2 लंगर खाए थे, लेकिन जब हम चंडीगढ़ वापस जा रहे थे तो उसका यूरिन जो था, मेरी बेटी का, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनका बिल्कुल मिल्की सा सिर्फ प्रोटीन ही निकलता है, वो रिटेन करते हैं फ्लूइड, उनका यूरिन आता ही नहीं है, वो बेचारे सिर्फ स्वेल अप होते रहते। वो यूरिन जो मिल्क सा था वो क्रिस्टल क्लियर बिस्लरी का पानी सा हो गया, उसका यूरिनेशन चालू हो गई ऑन द वे बैक टू चंडीगढ़। और जो वो बात ढीली सी थी, बात एक मोनोसिलेबल्स में करती थी, हूँ हाँ पापा मम्मा, इससे ऊपर बोलती नहीं थी, पता नहीं क्यों। मुझे ये लगता था कि मैं सारे दिन घर में अकेली होती हूँ तो इसको किसी की बात सुनने को मिलती नहीं, शायद तभी लेट बोलेगी, लेकिन अब मुझे फिक्र होने लगा था। एक लंगर के बाद वो लड़की वापस जाती हुई अंग्रेजी के कंप्लीट सेंटेंसेस बोलने लगी गुरु संगत जी। तो हम हैरान हो गए। फिर मैं 7 जुलाई के लिए तड़पने लगी,
वेट ही नहीं हो रहा था। 7 जुलाई हम अगेन रहमत को लेके, शायद उस दिन मेरे हस्बैंड थे कि नहीं थे, सिर्फ इन लॉज को लेके हम रहमत को लेके पहुंचे बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में मैंने अपनी तरफ से और अपनी चालाकी लगाई। मैंने अपने इन लॉज के साथ लाइन में नहीं लगी, मैं अलग से लाइन में लगी गुरुजी के, कि मैं उनको कुछ डिटेल में बोलना चाहती हूँ कि कुछ करो, कुछ एश्योरेंस जो हम ह्यूमन लेवल पे नहीं बातें करते इंसानों से। हमें क्या पता है, वो महादेव हैं, वो त्रिकुटी पता नहीं किस प्लेन से ऑपरेट करते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी किरणें, वो वो इंसान नहीं है। वहां एक खोखा, एक एक झूठ मूठ का एक, हमको लगता है ना, गुरुजी कहते थे कि लोग मुझे हार्ड मास का आदमी जानने लगे, कि वो हार्ड मास के तो थे नहीं ना। उनको इन चीजों पे, जब वो गद्दी पे होते थे और देने के उस नूर में, उस जो उनका वो ऑरा होता था उस टाइम, वो तो इस धरती के लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहे होते थे। तो मैं तो छोटी सी थी, मैं तो अपने लेवल पे गई थी उनको कि लंबी सी कहानी सुनाने, तो चोरी चोरी बता दूंगी। जब मैं गई, अभी मैंने बात शुरू ही नहीं की, तो महाराज ने मुझे हाथ से झटक दिया, गेट लॉस्ट टाइप। मुझे बहुत बुरा लगा, और दूसरों के साथ बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मुझे लग रहा था मैं हर साइड से जिल्टेड हूँ, हर साइड से दुखी हूँ। हस्बैंड वाइफ की टीथिंग प्रॉब्लम चल रही है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगी हुई है, हमें बेटी हमारी मर रही, मैं हर साइड से टूट रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को इतनी डिफिकल्टीज हैं, इस टाइम हम कश्मीरी माइग्रेंट हैं, मैं इतनी दुखियारी, मुझे जिल्ट। और यहाँ लोग करोड़पति लुई विटॉन ले लेके मेकअप कर करके हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, उनके साथ गप्पे। हाँ, ये तो सच में अमीरों के ही गुरु, जो भी, मैंने इतना नहीं सोचा अमीर, मैं इतनी टूटी हुई थी, मेरे में इतनी अकड़ तो बची नहीं थी कि मैं सोचूं अमीरों के गुरु। हाँ, ये जरूर होता था कि हाँ, भगत बहुत अमीर है, बहुत बड़े लोग हैं। कर्मों का तो तब पता नहीं था कि महादेव अपने चेक काट रहे हैं, उनकी पेमेंट्स दे रहे हैं। जो जो करके आया है, तो मेरे जैसे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खावे। अपना करके नहीं आए तो कोई चेक ड्यू नहीं है भाई, तो ये तो तरस कर रहे हैं, ये तो हमें क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं भाई, तुम्हारा तो कुछ ऐसे, तुमने इतने प्यारे कर्म करे नहीं है कि आके तुम चेक पे चेक लो, ये तो मैं तरस करके अपने में से तुम्हें भीख दे रहा हूं। तो बड़ी मैं दुखियारी सी बैठी। महाराज अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंदर उन्होंने देख लिया कि मेरे हार्ट की ऐसी कंडीशन हुई ना, जैसे वो टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उदास, मुंह उतर गया एकदम। मैं कोने में बैठी, क्योंकि उस टाइम मेरी बड़ी मानसिक स्थिति बहुत ही फ्रेजाइल। मैं अगर गुरु मेरे पे, गुरु जी तरस नहीं करते, मुझे नहीं बुलाते, पता नहीं, या तो मैं मेंटल बैलेंस अपनी खो देती, या फिजिकली मुझे कोई सीरियस रोग लग जाता। कि इंसान की ना बर्दाश्त एक, वो एक पॉइंट पे पहुंच गई थी। तो गुरु जी को एकदम तरस आया, उन्होंने मेरे सामने कोई एक संगत बिठा दी, जो मुझे पूछने लगी। आज मुझे रियलाइज होता है कि संगत तो किसी को इतना क्वेश्चन आंसर उधर करती भी नहीं थी, ना इतनी बातें करती थी। और बिजी दिन, जिस दिन महाराज का जन्मदिन है, मुझे कहने लगी कि आप इतनी दुखी क्यों लग रहे हो। मैंने बोला कि इन्होंने मुझे ऐसे झटक दिया है, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी बेटी ऐसे बीमार है, इनको मैं पसंद नहीं आई। तो बोलने लगे, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, महाराज किसी को पसंद नापसंद नहीं करते, वो सबको ही पसंद करते हैं, वो सब पे ही तरस करने आए हैं। वो आपको नहीं झिटका है, आपके बुरे टाइम को झिटका है। और यही सच था। मैंने बोला कि ये ना मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ये कहाँ मुझे पता वहां की, ये तो सारे यूनिवर्स के राजा मालिक, इनकी निगाह उठते सूरज चढ़ता है, इनकी निगाह जुगते सूरज डूबता है, इनको नमस्कार करके सूरज चढ़ता है, इनकी एक उंगली के हिलने से पता नहीं कितने कितने कल्याण हो जाते हैं, इनके एक हाथ के इशारे से। वो उस हाथ की ताकत का मुझ मूर्ख को क्या अंदाजा होता, मैं अंधी, मुझे तो कुछ
कुछ पता नहीं अपने मतलब से आई थी कि सुना है कि ये बीमारों को ठीक कर देते हैं, अपने मतलब के पीछे आई थी। कोई मुझे पहचान थोड़ी थी गुरुजी की, ना कोई वैल्यू। तो लेकिन सच तो वही था जो उस लेडी ने कहा था। फिर अब गुरुजी ने देखा कि इसको तो मैंने इससे बुलवाया कि इसको थोड़ा सहारा हो जाए, ये तो बिल्कुल ही टूट गई लड़की। तो फिर जाते हुए पापा ने बोला, गुरुजी आज्ञा के टाइम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, कुछ करो। तो गुरुजी ने बोला, बेदी अंकल, वो आज मुझे समझ आता है वो मैसेज मेरे लिए था। बेदी अंकल, ऐवी कोई कहन दी गल है, हो गया कल्याण। वही कल्याण हुआ। आज वो बच्ची 28 साल की, हाँ 28 साल की है, मैरिड है, जॉब करती है। अभी 2 साल पहले उसका एक सीरियस कुछ मसला हुआ, वो एक अलग सत्संग है, अगर समय बचेगा तो सुनाऊंगी मैं। वहां भी महाराज की बहुत कृपा हुई। अपनी देह छोड़ने के बाद महाराज ने उसमें भी बहुत दया करके उसको लाइफ बख्शी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उस बच्ची को लाइन पे लाया, प्रोफेशन ब्लेस किया, साथी ब्लेस किया। आगे भी अपनी दृष्टि दया करें। हम जो वो 10%, या 10 भी नहीं महाराज छोड़ते, 2-3% जो रह गया था उसी में हिल गए थे, वो करना भी बहुत मुश्किल था, वो सहना भी बहुत मुश्किल था। और रिसेंटली जो 2 साल पहले उसकी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम कोई हुई बहुत सीरियस, उसमें भी महाराज ने निकाल लिया है उसको, और ठीक अच्छा जीवन जी रही है। शुक्र मेरे महाराज का, शुक्र महादेव का, शुक्र गुरु जी महाराज का। ये महाराज ने पहले जान बख्शी पति की, फिर बख्शी बेटी की। ऐसे ही महाराज जी के पास हाँ एक तो, हाँ चाबी का भी सुनाऊंगी। फिर क्या हुआ कि एक बारी हम गुरुजी के पास गए थे, तो गुरुजी कई बारी, आपको पता है, प्रसाद बहुत बारी देते थे, एक ही बंदे को 2-3 बारी बुलाते थे। हमें हमें तो ये इतनी चालाकी, मुझ में वो चालाकी तो अभी भी मेरी कम नहीं होती है, पैदा ही यही गंदा संस्कार लेके आए हैं। तो ये इतना दुलता नहीं है। ये मन की चालाकियां, मन की दौड़ बंद नहीं होती। वो भोला भाव तो कोई कोई है जिसको दृष्टियां पड़ी हैं, जो जन्म से ही पवित्र, बोले, सीधे साधे होते हैं। तो उनकी बात अलग है। मैंने उसमें भी चालाकी लगाई। गुरुजी, ये मुझे पता चल गया कि गुरुजी जो प्रसाद देते हैं, हर टाइम हम प्रसाद खाते हैं, हम घर जाते हैं, हमारी जिंदगी बेटर हुए जा रही है। अब मुझे ये समझ आने लगा। सिर्फ एक ही दुख रहता था, ये नाम दान नहीं देते तो हमारा पार उतारा कैसे होगा। लाइफ तो ये बहुत अच्छी बना देंगे, जॉब भी अच्छी हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि इनके आसपास जो भी है वो तो, उसकी लाइफ तो इम्प्रूव हो रही है। ये बिल्कुल अया बया थी ये चीज कि जो जो वहां आ रहा था उसके कल्याण हो रहे थे, उसकी जिंदगी सुधर रही थी, मतलब उसका स्वार्थ बन रहा था। लेकिन मुझ मूर्ख को लग रहा था कि परमार्थ पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, उस अकाउंट में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये महादेव है। उसमें भी मैं इतनी बेवकूफ, कभी मुझे लगता था ये शिव जी हैं, लोग कहते हैं शिव जी हैं, लेकिन ये जो शिव जी होते हैं, क्या वो अ, आपको मोक्ष देते हैं? क्या वो हमें अपने निज घर का रास्ता दिखा पाएंगे? कहते वो तो केवल गुरु दिखाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता था कि ये चोला उन्होंने उसी लिए तो धारण किया था, वो चंगी चीज देने के लिए। ये चोला तो तभी धारण किया महाराज ने। ये मुंह महादेव ने क्यों लिया, ये शक्ल क्यों बनाई, इस धरती में हड्डी मांस में क्यों आए? उसी मेन पर्पस के लिए आए, गुरु बन के आए। तो ये मुझे तब उतना समझ नहीं आता। मुझे लग रहा था सिर्फ एक प्रोसेस होता है, दीक्षा होती है, नाम दान होता है, वो बहुत जरूरी है। और वो मुझे राधा स्वामी महाराज का मिल जाता तो बहुत अच्छा। मैं यही इच्छा लेके इनके पास जाती थी बार बार। फिर महाराज ने मुझे राधा स्वामी महाराज का नाम दान दिलाया, 15 साल के लिए। फिर जब थोड़ी सी महाराज का, मेरे कर्म थोड़े हल्के हुए, वहां थोड़ा बहुत राधा स्वामी महाराज जी की दृष्टियां पड़ी, और उनसे थोड़ा मेरी अवस्था ठीक हुई, तो महाराज ने मुझे दोबारा बुला लिया कि आजा, अब समझ आ गया तुझे कि तू बड़ी कुश्तियां लड़ेगी, बड़ा
कोशिश करने से पवित्र हो जाएगी। पवित्र तभी होती है आत्मा जब महादेव गुरु जी महाराज चाहते हैं, जब वो चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं, जब वो चाहते हैं अपने प्रीति देते हैं, वो चाहते हैं तब वो पवित्र करते हैं जब समय आता है। जब वो चाहें, जो पता नहीं 100 जन्मों का जब तब करे, वो उनकी एक दृष्टि कर सकती है अगर वो चाहें, उनकी मौज हो। वो तो भोला भाव बाजार में नहीं मिलता ना, और ना वो पवित्रता मिलती है। बस गुरु जी की दया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो फिर वो एक अलग सत्संग है कि कैसे मैं महाराज की पूर्ण शरण में अपनी तरफ से अब लाइन लगी हूँ। महाराज ने मुझे अपनाया है कि नहीं अपनाया, उन्हें पता होगा। लेकिन मैं अब महाराज की, मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ कि महाराज हमारा भी एडमिशन कर दो। हम मूर्ख थे, अब कर दो। तब हम समझ नहीं पाया, वो तो बाद में की बात है। अब मैं आपको अपनी प्रसाद की बात पे शुरू हुआ कि मेरी चालाकी, मुझे ये समझ आ गया था कि महाराज का प्रसाद तो बहुत ही मिरेकलस है। तो मुझे बड़ा जलन होती थी, एनवी होती थी जब लोगों को ज्यादा टाइम मिलता था कि हमें क्यों नहीं दोबारा बुलाते। तो महाराज उंगली से यूं यूं करके, फिर मैंने फायदा उठाया। तो वो कई बार समझ नहीं आता था कि इसको बोला है कि मुझको। तो मैंने एक चांस लिया कि ज्यादा ज्यादा थोड़ा हो सकता है डांट दे, मैं जाती हूँ दोबारा लाइन में लगने। तो महाराज जी प्रसाद बहुत जल्दी देते थे और जल्दी से बुलाते भी थे। लेकिन जब मैं गई, और मैं 100% श्योर नहीं थी कि वो इशारा मेरे लिए था, मैं चालाकी कर रही थी, मैं इसलिए चाह रही थी मुझे और थोड़ा कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा। महाराज इतने दयालु, नहीं डांटा मुझे। और लेकिन वो जो कुछ सेकंड मुझे देखा गुरुजी ने, आज तो अच्छा लग रहा है कि कुछ सेकंड आई कांटेक्ट था, कुछ सेकंड देखा, वो भी कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितने मेरे पाप नष्ट किए अपनी दृष्टि से। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि गुरुजी मुझे डांटने वाले तो नहीं है, क्यों मेरी तरफ ऐसे कुछ सेकंड रुक के देखा उन्होंने कि तुम्हारे कर्म तो इतने हाई है नहीं, आ गई तुम दोबारा पेमेंट लेने, तेरा कुछ यहाँ अकाउंट है नहीं, क्या दूं। लेकिन अब इतनी दूर से आती हो, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली के लोकल थे नहीं, ट्रैवल करके आते थे। आई है, उम्मीद से आई है, तो चल तुझे खाली भी नहीं भेज। कुछ सेकंड सोच के गुरुजी ने मुझे एक लड्डू दिया। संगत जी, हमारा कोई इरादा माइंड में कुछ ऐसा नहीं था, ना हमारी फाइनेंशियल वैसी हालत थी, ना मेरी ऐसी फिजिकल हालत थी। मेरी फर्स्ट डिलीवरी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी कि हम एक और बेबी प्लान कर सकें। लेकिन उस लड्डू के बाद ही महाराज ने मेरा बेटा ब्लेस किया मुझे। और वो बेटा होने के बाद मेरे इन लॉज की तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बार बार आते थे हमारे पास, तो हम जोधपुर में पोस्टेड थे। एक बारी हम इस बच्चे को लेके और मेरी बड़ी बेटी को लेके हम गए। पहले मैं इससे कनेक्टेड वो डिलीवरी वाला सत्संग सुना। जब ये मेरा बेटे को होना था तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी चंडीगढ़ में थे, मेरे इन लॉज मेरे पास जम्मू में थे। मेरे फादर इन लॉ ने, मेरा टाइम आ गया हॉस्पिटल में एडमिट होने का, इस बेबी को आना था, इस बेटे को मेरे, ये मुझे वो लेके गए एयरफोर्स आर्मी के हॉस्पिटल में। ऑफिसर्स की काफी वीआईपी केयर होती है वहां, हर की होती है। तो ले गए मुझे ऑफिसर्स वार्ड में। लेकिन मुझे रात को, मेरा बेटा रात को हुआ है, कुछ ऐसा आभास, डॉक्टर मुझे देख के चले गए। और मैंने सिस्टर्स को बोलना शुरू किया कि आप डॉक्टर को बुलाइए, मुझे कुछ खतरे का आभास हो रहा है। सिस्टर्स को लगा ये लड़की डर रही है, नर्वसनेस से, हम तो डॉक्टर को इस टाइम नहीं बुलाएंगे, मुझे हमारी ऐसी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है। लेकिन मुझे कुछ अंदर से एक सिक्स सेंस से खतरा महसूस हो रहा था। और वो नर्से मेरा सुने ना, लेबर रूम में अंदर मेरे बूढ़े सास ससुर कहीं दूर घर में, वो तो मुझे डिपॉजिट करके चले गए। हाँ, हस्बैंड मेरे चंडीगढ़ में बेटी को लेके। अब मुझे कुछ न समझ आए,
और मैंने, गुरुजी मतलब ही तो है, ये तो हमें पता था कि गुरुजी को जब भी बुलाओ हेल्प तो हो जाती है। तो मैंने इनको सरकार कर करके चिल्ला चिल्ला के बुलाना शुरू कर दिया। सरकार, आप अभी इधर पहुंचो, मेरी मदद करो, मैं खतरे में हूं। सरकार अभी पहुंचो, अभी पहुंचो, अभी पहुंचो। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। संगत जी, कुछ ऐसी अजीब सी चीज हुई कि मेरे हस्बैंड एक रिकॉर्ड टाइम में चंडीगढ़ से ड्राइव करते करते जम्मू डायरेक्ट लेबर रूम के बाहर पहुंचे। और मेरे फादर इन लॉ को भी ले आए। फादर इन लॉ दूसरी कार में आए शायद। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे यहाँ से निकालो, ये डॉक्टर को नहीं बुला रहे, मुझे यहाँ से निकालो। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला, बेटा रात का समय है, अगर आप किसी हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं हो, किसी नर्सिंग होम, कौन तुम्हें लेगा? अभी तुम इस हालत में हो, कुछ हो जाए तुम्हें रास्ते में, कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हें कैसे निकाल ले? लेकिन संगत जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड कभी अपने फादर की कोई बात नहीं टालते। वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे पापा की आवाज उनके कानों में ही नहीं जा रही थी। उन्होंने अंडरटेकिंग साइन करी कि अगर मेरी वाइफ को, मैं अपने रिस्क पे अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा रहा हूँ, और अगर मेरी वाइफ को कोई हॉस्पिटल ना ले तो प्लीज आप मैं वापस ले लेना। तो चलो, उन्होंने बोला ठीक है, वो तो आपको हम डिनाई नहीं कर सकते मेडिकल केयर, लेकिन आप अंडरटेकिंग साइन कीजिए कि आप पेशेंट को अपनी इस पे ले जा रहे हो, गारंटी पे, क्योंकि हम नहीं एडवाइस करेंगे। ये तो फुल लेबर में लेडी है, और इस टाइम आप कहाँ लेके जा रहे हैं सड़क पे? संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जम्मू के सबसे बड़े नर्सिंग होम में गए, बड़े महंगे से हाई फाई नर्सिंग होम में गए। वो लेडी कहीं शादी पे थी, वो मिनटों में वो शादी छोड़ के, शादी के कपड़े मुझे आज भी याद है, एक सी ग्रीन साड़ी पहनी थी उन्होंने, खूब सारे गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, बहुत बड़ी डॉक्टर, वो पहने हुए दौड़ी दौड़ी वापस आई। ना मेरा कोई प्री एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, ना उन्होंने हाँ बोली ना बोली, कुछ जवाब, क्वेश्चन ही नहीं किया। मिनटों में मुझे रोल इन किया गया, और उस लेडी ने मेरा सी सेक्शन किया। मेरा बेटा ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका था, उसने फीसेस अंदर से कर दिए थे, और मैं, मेरी हाइट और मेरी एक बॉडी में एक कमी है, मैं नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती, और ये बच्चा 4 किलो प्लस का। डॉक्टर ने बोला अगर थोड़ी सी देर हो जाती, ये बच्चा तो इन्फेक्टेड था ही था, ये माँ और बच्चा दोनों ही नहीं बचते। आज मैं सोचती हूँ कि उस लेडी ने इतना रिस्क लिया, उन्होंने प्री एनेस्थीसिया, जो नॉर्मली अभी जब मेरी बेटी की लास्ट ईयर सर्जरी हुई तो देखा हमें कितने टेस्ट किए जाते हैं, क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, इतना कुछ, उस लेडी ने मिनटों में कैसे, इतनी बड़ी डॉक्टर ने अग्री किया। उसके बाद उन्होंने हमें एक बड़ा शानदार कमरा दिया। सारे दिन वहां की नर्सें सिर्फ मुझे देखती रहती थी, और जो मेरी बेटी है बड़ी वाली, जब वो हॉस्पिटल से जाती थी संगत जी, उसके बाल तक बना के उसको तैयार करके नर्स से घर भेजती थी। अब मुझे ये लगता था कि ये तो बड़ा वीआईपी हॉस्पिटल है, ये बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। कोई मेरे हस्बैंड का बोलेंगे कि कितनी बिगड़ी हुई है, इसने अपने पति, फौजी पति की एक वीआईपी रूम छोड़ के प्राइवेट में डिलीवरी कराई, इतना बिल लाया, क्योंकि हमें ज्यादा दिन रहना पड़ा। बच्चा मेरा इन्फेक्टेड था, उसको 5-6 दिन अभी उसका ट्रीटमेंट चलना था, उसको वो इंजेक्शन्स लगने थे, एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए बिल भी बने जा रहा था। तो और वो मेरे को हंसी तो आती थी कि इतना मुझे महारानियों की तरह ट्रीट करते हैं, बिल भी महारानियों वाला ही बेचारे सरताज को देंगे ये। तो मैंने उनसे पूछा डायरेक्टली कि भैया तुम इतना इस कमरे का, इसी कमरे में क्यों मनताते रहते हो? तो उस नर्स ने मुझे बोला, मैडम का ऑर्डर है कि इस कमरे का खास ख्याल रखना है। देखिए संगत जी, कैसे हमारे गुरु, राजन के राजा महाराजा, अपनी दुक्की के लोगों को, हम जैसे दुक्की के लोगों को वीआईपी बना देते हैं। आज नहीं, हमेशा से।
वीआईपी लेके जाते हैं बड़े मंदिर इतने प्यार से, लाते हैं इतने प्यार से। वो अलग बात है, कभी बारी लोग नहीं समझते कि अलग डायमेंशंस में बड़े मंदिर लोग पहुंचते हैं। कोई कहता है मेरा बुरा हाल हो गया पहुंचते पहुंचते, कोई कहता है बहुत इजी था, किसी के आधे घंटे में जन्मदिन के भी महाराज के दिन दर्शन हो जाते। वो महाराज कल्याण के हिसाब से करते हैं। जो मुझे छोटा सा कुछ लगता है कि अगर किसी की कीमोथेरेपी होनी है, उसके लिए बर्थडे के दिन महाराज जान के उसको धूप में सुबह से शाम तक जलाते हैं। वो सोचता है मेरे को तो बड़ा मुश्किल हुआ बहुत, अगर वो चाहें तो इनके बर्थडे के दिन भी अलग अलग डायमेंशंस में लाखों लोग दर्शन करें और उन्हें पता भी ना चले कि वो कैसे आधे आधे घंटे में हो गया सबका। वो तो महाराज की लीला होती है। वो जो महाराज कष्ट काट रहे होते हैं, जो आपको बड़े मंदिर पहुंचने तक कोई मुसीबत आती है। ये मुझे बीच में एक पॉइंट याद आया कि महाराज अदरवाइज हम सब उनके वीआईपी हैं। इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार करते हैं कि हम, वो सिर्फ प्यार ही तो है। इज लव एंड लाइट, निरंकार, निरंकार लव एंड लाइट। तो जब जाने का टाइम आया संगत जी, हमारा बिल बिल्कुल नॉर्मल आया और उन्होंने मुझे बोला कि अब 15 दिन आपका सिजेरियन हुआ है, 15 दिन तक आप किसी को एक अटेंडेंट साथ ले जाइए, 100 रुपीज पर नाइट, नाइट ड्यूटी आपके साथ करेंगी ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये है हमारे गुरुजी। कितना शुक्राना, सच में छोटा लफ्ज, बहुत छोटा लफ्ज। इतने प्यारे गुरुजी निरंकार कभी इतनी दया लेके धरती पे नहीं उतरे। इतनी दया लेके निरंकार कभी धरती पे नहीं उतरे। अब आपको मैं, जब ये बेबी हुआ तो मेरे इनलॉज बहुत आते थे, जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आते थे अपना जोधपुर जहाँ हम पोस्टेड थे। वो भी एक सत्संग है। अब थोड़ा टाइम, अभी टाइम है ना, कुछ टाइम तो है। तो जी मीनाक्षी जी, प्लीज कंटिन्यू। फिर हम गए उधर, क्या कहते हैं, इस अ, हम रेस्टोरेंट गए रात को। कार में मैं बेटे की का डायपर लेने गई, कार के दरवाजे में चाबी भूल गई और जब वापस आए चाबी किसी ने चुरा ली। चाबी चुरा ली तो बड़ा मुश्किल था वापस घर जाना, क्योंकि घर में डुप्लीकेट चाबी नहीं थी, वो पिछली पोस्टिंग में खो गई थी। अब हम फंस गए, रात थी, बहुत गहरी रात थी। लास्ट कोई ग्रामीण सेवा, वो टेम्पू टाइप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चल रहा था। उस पे मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे सासुर को, मेरे 2 बच्चों को चढ़ाया, बोला आप घर जाओ, मैं कार की रखवाली करूंगा। अगर किसी ने इसमें से चाबी चोरी करने के लिए ले ली है तो मैं रखवाली करूंगा। लेकिन जब हम घर पहुंचे, किसी तरीके से उसमें घर गुच्छे में घर की चाबियां भी थी। शीशा विशा कुछ तोड़ के मेरी बेटी को अंदर डाला और उसने अंदर से दरवाजा खोला, उसको गाइड किया हमने। तो वो 8-9 साल की थी बाय देन। तो अब मैं परेशान होने लगी और मेरी मदर इन लॉ बहुत परेशान। वो मेरा सिर ही ना छोड़े कि हाय जनवरी दी रात मेरा मुंडा कोई उन्होंने अटैक कर दे। जन हाईवे पे थे मेरे हस्बैंड। आज मैं सोचती हूँ मेरा बचपन था, मुझे लगा बस रात हो जाए किसी तरीके से। परेशान बहुत थी, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी सीनियर ऑफिसर को फोन करके बोलने, डर लगता था। हस्बैंड ने बोला था नहीं बोलना, रात को किसी सीनियर ऑफिसर को मिडनाइट नहीं जगाते, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं बैठ लूंगा। लेकिन उनके पास गर्म कपड़े नहीं, कुछ नहीं, हाईवे पे वो ठंड में जनवरी में बैठे हुए। अब मैं भी अंदर से बहुत बहुत हेल्पलेस, और मम्मा की भी वहां से किड़ 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 चली जा रही थी बैकग्राउंड में। अब तो बहुत प्यारी लगती है, तब उतनी अक्ल कहाँ थी। तब कहाँ समझ आता था कि सास अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी। उस टाइम मुझे लग रहा था ये तो मेरा खून ही पिए जाएंगे सुबह तक। जनवरी की रात मेरा मुंडा, तू ही लेके गई सी चाबी, तू ही लेके गई सी चाबी। तो संगत जी, गुरु जी का ये वाला, ये वाला स्वरूप मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये वाला स्वरूप
महाराज का ये लगा हुआ था, एग्जैक्टली यही है वो, ये स्वरूप लगा था महाराज का। हाँ, हमारे डाइनिंग रूम। मैंने इस पे सिर मारा और बोला कुछ करो, ये भी नहीं कि गुरुजी कुछ करो, सिर मारा और बोला कुछ करो। इतने में छन करके एक चाबी की छल्ले के गिरने की आवाज आई, और चाबी के छलने की गिरने की आवाज आई। मैंने सोचा गुरुजी आपने चाबी तो नहीं फेंक दी। फिर मैं हंसने लगी कि मैं ना अब स्ट्रेस से पागल सी हो रही हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। मैंने कहीं चाबी ढूंढी नहीं। बट दूसरे कमरे से मेरी बेटी के रोने की आवाज आई। मैं उसको चुप कराने गई, बोला क्यों रो रहे हो, आपको पापा की टेंशन हो रही है? बोल रही नहीं मम्मा, डर लग रहा है, ये हवा से वो चाबी का छल्ला गिरा है, जाके उठाओ और पापा को बेचो। तब तक हमने अपने बच्चों के 100 बारी कपड़े चेक किए थे, कपड़ों में तो नहीं, और इतना मोटा चाबी का छल्ला था, वो कपड़ों में होता तो कहीं भी फील हो जाता। छोटे छोटे तो दो बच्चे थे, मुझे 100% याद है कि मेरी बेटी ने क्या कपड़े पहने थे, और मैंने कितनी बारी चेक किए थे उसके कपड़े, उसमें चाबी नहीं थी। तो ये है हमारे महाराज। और वही जोधपुर जाते हुए, हम लोगों के पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि हम रोज दिल्ली आए। जब हमारी पोस्टिंग होती थी, हम उस ट्रांजिशन में दिल्ली से हमारी गाड़ी जाती थी, एक रात रुक के महाराज के दर्शन करके निकल जाते थे। तो इस दिन, और मेरे हस्बैंड तो कुछ मांगते नहीं थे, वो उनको उतना कुछ था ही नहीं, पता नहीं, वो सिर्फ थैंक यू करने जाते थे गुरु जी कि बेटी बचा दी। बेटी उनको बहुत प्यारी थी। तो और बेटी के लिए और आशीर्वाद लेने, हम हमें जोधपुर जब पोस्टिंग जाना था, हम और एम्पायर स्टेट पहुंचे। उन दिनों महाराज ने वो दिन नियुक्त कर लिए थे, वो संगत डे नहीं था। अब हमारे पास एक लड्डू का डब्बा था, सबसे सस्ता वही मिलता था। तो लड्डू का डब्बा हमने उधर सेवादार को दिया, उन्होंने थैंक गॉड वो स्वीकार किया, अंदर ले लिया। बोला लेकिन गुरुजी तो कल बैठेंगे। और मेरा मन टूटा, मुझ लालची का। ये नहीं कि गुरुजी से प्यार कर लो, ये बस जी हमारी तो लॉटरी छूट गई, आज भी प्रसाद मिलता, आज भी कुछ हमारे कल्याण होते। लेकिन क्या करें, हमें तो प्रसाद ही नहीं मिलेगा, हाय गुरुजी कुछ करो। और मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया, गुरुजी कुछ करो। एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरलाइंस वाले कहते आपको ना हम 2 दिन होटल में रखेंगे, वो फ्लाइट कैंसिल। मैं समझ गई मेरे महाराज ने बटन दबा दिया। बट मेरे इस मूर्ख, जैसे जोशी अंकल का वो सत्संग है ना कि उनकी मम्मी ने जाने नहीं दिया था, और गुरुजी ने बोला था कि मैं कुछ भी कर जाता उस मोमेंट में, जब गुरुजी ने उन्हें बुलाया था जोशी अंकल और आंटी को, बड़े वाले सीनियर, तो आंटी ने जाने नहीं दिया था। तो उस दिन महाराज बहुत मौज में थे। ऐसे हमारे साथ भी ये बदकिस्मती हुई कि गुरुजी ने इतना आउट ऑफ द वे गए, और मेरे हस्बैंड इतने मूर्ख, उनको थोड़ी ट्रैवल एंजाइटी भी हो जाती है, 2 बच्चे सामान लेके पोस्टिंग में कि आप एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। वो एयरलाइंस वालों से लड़ने लगे, नहीं कुछ करो, किसी दूसरी फ्लाइट पे भेज दो। इतना मैंने इनको इशारा किया, मैंने बोला ये तो गुरुजी की लीला है, आप वापस चलो, हम होटल चलते हैं, हम महाराज से मिल के जाएंगे। नहीं नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं गए। हम जहाज में दूसरे चढ़े, मेरा दिल इतना टूटा कि महाराज ने इतनी मदद कर दी, तब भी ये मूर्ख आदमी समझ ही नहीं रहा, इशारा नहीं पकड़ रहा। तो जबरदस्ती चढ़ गया जी दूसरे जहाज में, मुझे और बच्चों को लेके। और आप मानेंगे नहीं, एक तो वो मेरा बेटा तब कुछ महीन छोटा सा था, आई डोंट नो कितना था। एक तो उस टाइम गुरुजी ने फिर मेरे बेटे से के दर्शन ही नहीं हुए, महाराज ने फिर चोला छोड़ना था कुछ देर में, तो महाराज को समझ आ गया था कि बेवकूफ अब दर्शन कर लें, इसीलिए मैं बुला रहा हूँ आउट ऑफ द वे। तो वो एक गलती हो गई, इतना दुख रहा, मेरे बेटे के दर्शन नहीं हो पाए महाराज के। दूसरा, कि कुछ खतरा था हमें उस अगली पोस्टिंग में, महाराज कुछ वो अवॉइड करवाना चाहते थे, लेकिन ताज न समझे। अब जब दूसरा जहाज भी एयरबोर्न हुआ, वो जोधपुर नहीं गया, वो उदयपुर चला गया, और सारे दिन उदयपुर में रुका। परमात्मा जाने, गुरुजी जाने, क्या उनको वो समय टालना था जिस दिन ताज को हमें जोधपुर एंटर करना था। वो समय कुछ कुछ लीला गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि उस पोस्टिंग में मेरे हस्बैंड को दो बहुत बहुत खतरों से
जूझना पड़ा। एक बार इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में आग लगी, नाइट फ्लाइंग में वो इतने थके थे कि पूरे कमरे सारे बिस्तर में आग लगी हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ होश ही नहीं थी, उसमें से वो बचे। और दूसरी बारी जिसके लिए अल्टीमेटली मेरे हस्बैंड को गैलेंट्री अवार्ड मिला, कि वो फ्लड रिलीफ के लिए गए, उन्होंने 166 लोग बचाए विंच करके हेलीकॉप्टर से। आग में जा जा के लोग निकाले, पानी में निकाले, और उनका बाजू बिल्कुल सुन्न था, क्योंकि वो इतना जहाज चला चुके थे उस आ, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर उस टाइम वो इतना डाउन गए थे फायर में, जगह जगह लोगों को निकालने के लिए, उसमें भी उनकी जान जा सकती थी। महाराज ने कुछ टालना था, उल्टा ब्लेस करके अवार्ड ही दिला दिया और लाइफ भी ब्लेस कर दी। महाराज, वो तो माधव भाटे अंकल कहते हैं ना, माधव हम ऐसे तुम ऐसे, हम ऐसे निकम्मे हैं कि अपनी जहाज वहां यहाँ नहीं करना, टाइम इनकन्वीनियंस कि मैं इनका आए और कोई इनका कष्ट टालूं। और हमें ही नहीं समझ आता, हम इतनी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इतनी प्रैक्टिकल चीजों में कई बारी लॉजिक लगाने शुरू हो जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आई थिंक आज के जितने सत्संग याद आ रहे थे वो किए हैं। जो कोई ये पुराने स्टैंडर्ड सत्संग है पूरे उसी विदाउट एनी शर्म मैंने कर दिए हैं कि आपने हजारों बारी सुने होंगे, लेकिन जैसे महाराज ने बुलवाए मैंने बोले। सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई और मैं सत्संग अच्छी तरह शेयर नहीं कर पा रही हूँ। महाराज का लाख लाख शुक्राना, संगत का लाख लाख शुक्राना, आसन अंकल का शुक्राना, मुक्ता आंटी का शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरु संकट जी। जी। सीमा, सीमा जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मीनाक्षी, आज सीमा, सीमा जी सीमा जी आप विल से समथिंग। नहीं। सीमा जी। आज आज I'm Meenakshi Bedi sharing the satsang. Seema ji wanted to say something. Are you नहीं asking नहीं, हाँ Seema जी ji to? मीनाक्षी जी, हाँ जी मीनाक्षी सीमा जी थैंक्स गिविंग करेंगी, दैट्स व्हाई आई वाज अच्छा, कॉलिंग हर नेम। थैंक यू, वेरी okay. ब्यूटीफुल सत्संग। जस्ट टेक कनेक्ट। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुने हम सब ने आपके। शुक्राना। जितनी बार मर्जी सत्संग सुने आपके तो मजा नहीं आता, मतलब लगता है कि दोबारा दोबारा सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं, ऐसे बहुत अच्छे थैंक लगते हैं। गुरु जी का बहुत शुक्राना, गुरु जी का वही बोले, वही बुलवाए। बहुत ब्लेस्ड हो आप। मैं सीमा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा कुमार जी से, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जय गुरु जी अंकल। आई डिडंट नो कि आप मेरे को रेफर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जय गुरु जी। एंड थैंक यू मीनाक्षी जी। आपका सत्संग बहुत प्यारा था, और आपका ये जो हेलीकॉप्टर का सत्संग है ना, ये मैंने थैंक बहुत यू। बार सुना है, और हर टाइम ये नया उसमें से मैसेज निकल के आता है, और सबसे बड़ा ये मैसेज इंडिकेट करता है कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते। ही इज रफ, ये प्रूव करता है कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कि कैसे बिल्कुल। उन्होंने ये आपको बचाया, आप हेलीकॉप्टर को, which seemed so impossible. So this हेलीकॉप्टर your नहीं, दैट satsang has वाज अ ट्रेन। always remained in my heart. सॉरी, Thank you. दैट वाज एन एयरक्राफ्ट, दैट वाज अ फिक्स्ड विंग जिसपे ट्रेनिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड हेलीकॉप्टर Correct, पायलट हैं, correct, बट वो correct. ट्रेनिंग Yeah, एयरक्राफ्ट था, जो भी जहाज correct, था। correct. हेलीकॉप्टर जहाज जो है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि हम सबकी लाइफ में हम उन्होंने हमारा हाथ थामा है। सो थैंक यू वेरी मच। आपके सत्संग हमेशा बहुत प्यारे लगते हैं, कि जितने भी आप देखिए सत्संग है, ये सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने, है ना। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अभी कर भी रहे हैं, कर रहे हैं, करेक्ट, अभी भी अभी भी कर रहे कर हैं। रहे हैं। महाराज कहीं नहीं गए, महाराज अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं।
कहीं नहीं। भगवान कहाँ जाएगा? देखिए, मैं राधा स्वामी हूँ, सॉरी, मैं राधा स्वामी थी, मैं, मेरा नाम था जो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि मैं वो सारा छोड़ के महाराज की पूर्ण शरण लूं, क्योंकि जब मैं महाराज के पास सेकंड टाइम गई थी, एक वर्मा आंटी थे, आई थिंक शी वाज सम जनरल्स वाइफ, वो मुझे दिल्ली में वापस मिले नहीं, मैंने उनकी फोटो देखी है कहीं, आई एम लुकिंग फॉर हर। वो पहले साईं भक्त होते थे। तो महाराज के पास जब गए तो महाराज जी ने उन्हें बुला, क्योंकि महाराज जी का 1 to 1 है, सबके लिए डिफरेंट मैसेज है। तो महाराज जी ने उनको बोला कि वर्मा आंटी 2-2 अकाउंट खोल दी है, गाटा खाएंगी। तो मैंने वो बात correct, गांठ बांध ली कि जब भी correct, महाराज के पास आना है तो वो एक ही, सब में वो ही है, मगर correct. कोशिश पूर्ण शरण की करनी है, डरे बिना। तो मुझे एक डर से तो लिव लाइए, एक से ही लिव लाना, ये हाँ, समझा है। हाँ, उनके क्योंकि सबकी जहाज जोत है। तो, हाँ, एक ही जहाज में तो चढ़ सकते हैं, आप 2 जहाजों में तो पैर रखेंगे नहीं, जाएंगे पैर तो नहीं रख वहीं। सकते। अब ये महाराज जी का विद फ्रिल्स एयरक्राफ्ट है, तो बिल्कुल यहाँ ठीक बात समोसे है, जलेबी भी मिलते हैं जाते जाते। तो बिल्कुल ठीक। मैं वही है कि मुक्ता मेहरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, ओवर टू यू मुक्ता मेहरा जी। ओवर टू यू मुक्ता मेहरा आंटी। फिर मुझे गुंजन से पता लगा, मे बी दिस इज मैसेज फॉर समबडी, जिस दिन महाराज ने अपनी देह छोड़ी, राधा स्वामी महाराज इमीडिएटली पहुंचे, संगत तो उनके चरण छुए, और संगत रो रही थी, तो महाराज ने बोला कि रब भी कदे किथे गया है। उन्होंने कबूला कि गुरुजी महाराज रब हैं और वो कहीं नहीं गए, तो रोने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय, कृपा आप पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे, थैंक यू। और हम सब गुरु संगत पर बने रहे। इसी के साथ ही गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। जय